तो जैसा कि आपको पता है फॉर्मेट कि क्वेश्चन में टाइमर चलता रहेगा, हर क्वेश्चन में मैं कुछ सफिशिएंट टाइम दूंगा आपको, विद इन दैट टाइम लिमिट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन आप क्रैक करिए, ठीक है। तो शुरू हो जाओ यार, सभी लोग फटाफट आंसर बताते रहना। सो लेट अस ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस सेशन। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि इस सेशन के एंड होते होते हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाने चाहिए, और कुछ जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशन हर जगह पे गलत दिए हुए हैं या फिर सॉल्यूशन सही नहीं दिए, उनका भी कुछ डिस्कशन हम आज की क्लास में करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको एक पीडीएफ मेंशन कर रखा है और आपको अननोन की वैल्यू पूछी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको पीडीएफ दिया हो और अननोन की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो हमेशा पीडीएफ का आप एरिया 1 कर सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि अगर पीडीएफ आपका इवन दिख रहा है तो आप पूरा एरिया 1 करने की जरूरत नहीं, आप आधा एरिया हाफ भी कर सकते हो। तो पीडीएफ मुझे यहाँ पे दिख रहा था इवन, तो मैं पूरा एरिया निकालने के बजाय सिर्फ अगर इस वाले सेगमेंट की बात कर लूँ, इस सेगमेंट की राइट साइड की, तो इतना एरिया आपका हाफ भी होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपके पीडीएफ इवन होते हैं तो उस केस में आप 0 के आगे का पूरा एरिया चाहो तो हाफ भी कर सकते हो। तो अब ये एरिया पूरा कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पे अगर आप ये वाली विड्थ देख लो, पूरी की पूरी 4 दिख रही है, और ये वाली हाइट आपको कितनी दिख रही थी, 1। तो 1 तो आपको मिल गया 4a प्लस अभी छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का भी एरिया इसमें डाल देते हैं हाफ। बेस तो इसका मुझे दिख रहा है 1 और हाइट मुझे इसकी दिख रही है a से लेके 3a तक अगर हम लोग चले जाएं तो हाइट दिख जाएगी 2a, ठीक है। दिस शुड कम आउट टू बी 1। तो यहाँ से आपको सॉरी 1/2, तो यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए 4a प्लस ये 3a है ना, इसको 3a कर लो यार, दिस लेंथ इज 3, तो इसको 3a कर लेते हैं, ये लीजिए। सो दिस बिकम्स 3a प्लस a इक्वल टू 1/2 और फ्रॉम देयर a कम्स आउट टू बी 1/8। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप एवरीवन हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सबका आ गया 1/8, 1/8 आना चाहिए यार। जिनका 1/7 आ रहा है ना वो लोग थोड़ा करेक्ट करो, या फिर जिनका 1/5 आ रहा है दे नीड टू करेक्ट इट डाउन। आप चाहते तो पूरे का भी एरिया 1 कर सकते थे, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने जस्ट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि आप चाहो तो पूरे का एरिया 1 करने के बजाय आधे का एरिया 1/2 कर दो, तो भी आपको सेम आंसर मिल जाना चाहिए। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको शॉर्टकट्स ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है, फाइन। तो इस क्वेश्चन को करने के मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्टकट बता रखे हैं। जरा देखिए इस क्वेश्चन को, और फिर से मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, और पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका आंसर कितना होना चाहिए। अच्छा, अगेन एक पीडीएफ आपको मेंशन कर रखा है, पीडीएफ मेंशन करने के साथ साथ के की वैल्यू आपसे पूछिए। ट्राइंगल का बेस 1 होगा ना, देखो बेस किसको 2 लग रहा है, ये देखिए, ये इसकी बात कर रहा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 1 दे रखा है, तो ये ट्राइंगल, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैंने क्या किया, नीचे वाला रेक्टेंगल कंसिडर कर लिया और ट्राइंगल ये कंसिडर कर लिया। तो चेक कर लो, अगर फॉन्ट साइज वगैरह विजिबल नहीं है तो भी मुझे बता दो। वैसे मेरे ख्याल से देखना चाहिए सबको, है ना। तो कौन पूछ रहा था, अंकुर। तो अंकुर आई होप अभी आपको समझ आ रहा होगा यार कि ये बेस यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 है ना, क्योंकि टोटल विड्थ 3 दे रखी है, समझ गए ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। तो ये क्वेश्चन करो, फिर मैं इसका आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। तो इसका मैं एक शॉर्टकट भी आपको बताता हूँ। चलो देखो, टाइम हो गया, ज़रा देखो एक सिंपल सी चीज़ समझ लो। जब भी आपको पीडीएफ इस फॉर्मेट में दिया हो ना, तो इसको बोलते हैं लाप्लाशियन पीडीएफ। जब भी पीडीएफ आपको दिया हो कुछ इस फॉर्मेट में, देखो a e⁻ b mod x, ठीक है। जब भी इस फॉर्मेट में दिया हो, यहाँ पे b का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है और a का भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तभी एक वैलिड पीडीएफ बनेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे a को भी पॉजिटिव ले लिया, b को भी पॉजिटिव ले लिया, तो जब भी हमसे यहाँ पे बोला जाएगा इसका एरिया 1 करो ना, एरिया 1 करने से रिजल्ट जो आएगा वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। इस a को उठाओ, 2 से कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। इस b को उठाओ, इससे कर लो डिवाइड, और इसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वल टू 1। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखो जब भी आपको a e⁻ b mod x टाइप का एक्सप्रेशन दिखे, इसको कौन सा पीडीएफ बोला जाता है, लाप्लाशियन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लाप्लाशियन पीडीएफ। सेम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे लगाएं तो मैं इस k को उठा लेता हूँ, 2k डिवाइड कर देता हूँ a से, आंसर मुझे मिल जाना चाहिए 1। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी a/2। हालांकि देखो क्वेश्चन में उसको जरूर ये मेंशन करना चाहिए था कि a और k दोनों पॉजिटिव है, बट अगर नहीं मेंशन किया तो ऑब्वियस है कि a और k दोनों ही कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन और अपने पास, मैं वो क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ फिर बाकी। हाँ ये क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन को देखो, आप चाहो तो एक लाइन में कैलकुलेट करके बता सकते हो। कैसे, आपको देखो यहाँ पे 2 लाप्लाशियन पीडीएफ का कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ मेंशन कर रखा है ना, ये खुद 2 लाप्लाशियन पीडीएफ का कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर लिखने के लिए क्या करोगे, m में 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड कर देना, प्लस
n में 2 से मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है इस 3 से डिवाइड कर देना और इसकी वैल्यू रख देना 1। तो एक लाइन में आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा m+2n/3 = 1। पहले तो मुझे बता दो ये लॉजिक कितने लोगों को समझ में आ गया। तो फटाफट मुझे बता दो क्या ये लॉजिक सभी को समझ में आ गया ना, कि जब भी आपको लाप्लाशियन पीडीएफ दिए होते हैं ना उस केस में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं कि आप पूरा इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन का रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, प्रोवाइडेड आपका ए और बी पॉजिटिव दिया होना चाहिए। अगर नहीं दिया है किसी क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट आप उसको पॉजिटिव मानिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही पीडीएफ दे रखा था, एम और एन के बीच में रिलेशन पूछ रहा था। तो सिंपल सा तरीका मैंने बताया, बाहर जो भी लिखा होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दो, अंदर जो यहाँ पे भी जो बाहर लिखा हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो और इक्वल टू किसके पुट कर देना 1। ठीक, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही नेचर के थे। ये क्वेश्चन देखो और फटाफट आंसर बताओ विद इन नैनो सेकेंड्स, ठीक है। तो विद इन नैनो सेकेंड्स इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन में पूछ रखा है वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, तो वेरिएंस आपसे जानना चाहता है। तो वेरिएंस आप सभी लोगों को पता होता है क्या होता है, वेरिएंस आपका हो जाता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, जिन लोगों ने रैंडम वेरिएबल की क्लास नहीं की है या जिनको उनकी थ्योरी में डाउट है, तो मैंने स्पेशल क्लास में यार पूरा का पूरा अभी बहुत जल्दी मेरे ख्याल से पिछले ही महीने या फिर इसी महीने के स्टार्टिंग में आप जाकर चेक करना, मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज़ चलाई थी, सॉरी एक मैराथन सेशन लिया था जिसमें मैंने पूरा का पूरा रैंडम वेरिएबल 3 या 3.5 घंटे में कवर किया था। तो वो सेशन जाके आप देख सकते हो, वहाँ से आपको बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प में सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पे एक्यूमुलेटेड मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट पीडीएफ तो डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। चलो, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वेरिएंस की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है कि ये स्क्वायर क्वांटिटी है तो ये हमेशा क्या होगा, या तो 0 या तो पॉजिटिव। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक ऑप्शन में सिर्फ ग्रेटर देन होगा, एक ऑप्शन में ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला ऑप्शन हमेशा चूज करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यार, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट ले लो और 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक्स को बोल रखा है 0 मीन यूनिट वेरिएंस गॉसियन रैंडम वेरिएबल दे रखा है और एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स पूछा है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहे, जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। हाँ लेंगे यार, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स लेंगे, है ना, चिंता करने की बात नहीं, जो आप लोग बोलोगे वही होगा। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आ रहे हो और ट्रस्ट करके आ रहे हो तो जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। जैसे आप लोग डाउट सॉल्विंग के लिए बोल रहे थे, तो अभी तो आपके लिए डाउट सॉल्विंग के लिए डेली एक टीचर अवेलेबल रहेगा, डेली, ठीक है। तो 1 घंटे 1.25 घंटे जैसा भी अभी डिस्कस होकर आपके सामने शेड्यूल आ जाएगा, तो वो पूरे साल के लिए 1 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आपको जो डाउट पूछना वो पूछो, बट वो सिर्फ प्लस वालों के लिए होगा, बाकी यूट्यूब वालों के लिए तो ऑलरेडी चल ही रहा है जो चल रहा है। चलो 1 मिनट हो गया, देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो एक्स अगर आप देखें तो एक्स का जो मीन दे रखा है इस क्वेश्चन में वो दे रखा है 0। अगली स्लाइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ ये क्वेश्चन। तो एक्स का मीन 0 मेंशन कर रखा है और वेरिएंस उसने मेंशन कर रखा है यूनिटी, ठीक है। और एक्स आपका एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, ऐसा उसने मेंशन हमको कर रखा है, ठीक। तो यहाँ से अगर मुझे इसका एक जनरल फॉर्मेट लिखना होता तो मैं क्या लिखता, क्या मैं ऐसा लिख देता है 1/2 क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर तो 1 दे रखा है, e⁻⁻x² डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको देखो गॉसियन पीडीएफ नहीं पता है तो गॉसियन पीडीएफ का बेसिक आइडिया होना चाहिए 1/√2π सिग्मा एक्स स्क्वायर e⁻⁻x−μx² डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एफ एक्स। क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा है व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स, ये हमसे पूछना चाहता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमसे जानना चाहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स। आइए कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा -∞ to ∞। जो भी यहाँ पे कैपिटल में लिखा होता है ना उसको आप स्मॉल में लिख देते हैं और पीडीएफ किसका यूज़ करोगे, एक्स का। तो देखो जब भी आप एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स लिखते हो ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स लिखने के दौरान आप जी के अंदर जो कैपिटल एक्स होता है उसकी सारी क्वांटिटीज़ को स्मॉल एक्स से रिप्लेस कर देते हो, बट पीडीएफ आप एक्स का यूज़ करते हो, ठीक। चलो यहाँ पे पुट करते हैं दोनों वैल्यूज़ अगर आप पुट करोगे -∞ to ∞, ये मिलेगा मॉड एक्स डिवाइडेड बाई √2π e⁻⁻x² dx। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मैथमेटिक्स में कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व करो, किसी भी तरह के इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, सॉल्व करने से पहले ये चीज़ ज़रूर चेक कर लो कि अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो इवन है या ऑड है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक नोटिस करते हो तो अंदर जो चीज़ लिखी थी वो कैसी थी, इवन। अगर ये चीज़ इवन थी तो पूरा कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत ही नहीं, आप 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से इन्फिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं
लिमिट अगर 0 से इन्फिनिटी लोगे तो मॉड एक्स आपका एक्स की तरह ओपन हो जाएगा और ये बचेगा e⁻⁻x² dx और बाकी √2π आप चाहो तो बाहर ले सकते हो। ठीक है, ये वाला जो इंटीग्रेशन दिख रहा है इसको सॉल्व करने के दो डिफरेंट तरीके होते हैं। जिनको रेले पीडीएफ के बारे में पता है वो उनको साफ साफ दिख जाना चाहिए कि ये रेले पीडीएफ बना हुआ है। रेले पीडीएफ कैसे बनता है, इसके नीचे जो भी लिखा हो उसका डबल यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए और एक्स का स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप रेले पीडीएफ वगैरह का झंझट नहीं लेना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर को सिंपली टी मानो और आंसर कैलकुलेट कर लो। जो आप एक्स स्क्वायर को टी मान के आंसर कैलकुलेट करोगे साफ साफ दिख रहा है यहाँ से आंसर आपको मिल जाना चाहिए 1 और फाइनल आंसर आपको यहाँ से मिलना चाहिए √2/π। चेक करिए और बताइए। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना एक्स स्क्वायर को क्या मान के, सिंपली टी, तो एक्स स्क्वायर को टी मानो, सॉल्व करो, आपका आंसर अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा। करेक्ट। चलो देखो, तो दो चीज़ें मैंने बताई जिसको रेले पीडीएफ के बारे में आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा उनको अंदाज़ा दे देता हूँ कि देखो ये होता है रेले पीडीएफ। रेले पीडीएफ होता है f(x) ऑफ x इक्वल टू x अपॉन सिग्मा स्क्वायर e⁻⁻x² अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड 0 एल्सवेयर। ठीक है, तो ये होता है आपका रेले पीडीएफ। आप देख रहे हो कि बिल्कुल रेले पीडीएफ वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो रेले पीडीएफ है तो इसका भी एरिया 1 होगा, -∞ से इन्फिनिटी करोगे तो 0 से इन्फिनिटी ही सिर्फ नॉन जीरो वैल्यू बचेगी और ये आपको मिलेगा x अपॉन सिग्मा स्क्वायर e⁻⁻x² अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर dx इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगी। तो आप चाहते अगर रेले पीडीएफ में कंफर्टेबल होते तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख के वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते। अदरवाइज अगर इतना नहीं सोचना है, इतना नहीं दिमाग लगाना है तो एक्स स्क्वायर को टी मानो, अगले स्टेप में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के ना यार 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गेट में। ये वाला जो फॉर्मेट है ना, इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन गेट में पूछे जा चुके हैं अलग अलग। पहले उसने पूछा था 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। पूछ रहा है 4 रैंडम वेरिएबल्स है जो इंडिपेंडेंट है, जिनका मीन 0 है और यूनिट वेरिएंस है, प्रोबेबिलिटी दैट x4 इज स्मॉलेस्ट अमंग द 4s। तो इसका आंसर बता दो यार सभी लोग फटाफट। नॉर्मल कर्व और गॉसियन कर्व दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जब आप कम्युनिकेशन पढ़ते हो ना तो जनरली गॉसियन वर्ड ज़्यादा पॉपुलर होता है, जबकि जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो नॉर्मल वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो मतलब एक कन्वेंशन बोल सकते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते टाइम पे जनरली गॉसियन वर्ड आपको कम देखने को मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादातर आप नॉर्मल वर्ड देखोगे। जबकि जब आप कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो नॉर्मल वर्ड आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, वहाँ पे गॉसियन वर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एग्जैक्ट दे आर सेम। फाइन। तो ये कौन पूछ रहा था? अंकुर। ठीक है, ओके। चलो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। देखो मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चंस को करने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। देखो जरा, आपके पास ये चार दे रखे हैं ये रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन 4 रैंडम वेरिएबल्स का टोटल कॉम्बिनेशन आप कितना बना सकते हो? देखो टोटल कॉम्बिनेशन आप कितना बना सकते हो। 4 बॉक्स ले लो। ठीक है, 4 बॉक्स यहाँ पे ले लो। तो टोटल कॉम्बिनेशन अगर आपको इनको मिला के बनाना है तो कितना बन जाएगा टोटल कॉम्बिनेशन? 4 फैक्टोरियल। अब इसमें बोल रहा है x4 स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो x4 स्मॉलेस्ट होने के लिए x4 को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसका पोजीशन फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, x4 का पोजीशन फिक्स कर दिया। बाकियों की पोजीशंस में देखो कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब इन 3 को आप कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल के तरीके से। चेक कर लो और बताओ। देखो बहुत ही बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x4 इज स्मॉलेस्ट। अगर x4 स्मॉलेस्ट है तो x4 ये वाले डब्बे में तो हमेशा फिक्स रहेगा, बाकियों पे आप कुछ भी करते रहो। तो बाकियों को 3 फैक्टोरियल की तरह आप अरेंज कर सकते हो। देख लो यहाँ से कितना आ गया, 6/24 या 1/4 या फिर 0.25। ठीक है, तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये इतने आसानी से इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे उसने बोल रखा है इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होते ना फिर आप ये नहीं कर पाते। तो देखो एक कॉमन सेंस वाला रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो। आप हमेशा ऐसे याद रखो कि अगर x1 x2 x3 अप टू xn आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, then probability that any one of them is largest or any one of them is smallest is 1/n। ये लॉजिक आप हमेशा लगा सकते हो, हमेशा ये आंसर आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज़ ये तो होना ही है ना यार। ज़रा आप चेक करके देखो, एक तरीके से ये तो हमेशा ऐसे ही बनेगा ना, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो आंसर तो आपका हमेशा 1/n ही आने वाला है। तो मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। if n random variables are independent with each other, then if any one of them is largest or any one of them is smallest will be having the probability of 1/n। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आया?
ईडीसी कब स्टार्ट हो गया यार? आज स्टार्ट हो गया ईडीसी, आई थिंक 7:30 से 9:30 शायद आज, या 5:30 से 7:30 क्लास होनी चाहिए थी आज, है ना? तो एक बार आप चेक करके देखना, शायद 7:30 से 9:30 क्लास थी आज, जाहिद सर ने लिया था। तो ईडीसी आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उम्मीद वालों का, ठीक है? उम्मीद की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी प्लस पे तो आपका जब होगा तब आपको अनाउंस तो कर ही दिया जाएगा, ठीक? चलो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यार। यहाँ पे बोल रखा है एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल्स। अच्छा ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके लिए 1 मिनट ले लो यार, 1 मिनट के अंदर अंदर सवाल सॉल्व करो, आंसर बताओ। सो विद इन 1 मिनट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें जस्ट मेरे ख्याल से आपको इक्वेशन सॉल्व करते ही आंसर मिल जाना चाहिए, यहाँ तक मुझे दिख रहा है, बाकी आप बताइए, ठीक है? अच्छा यार एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग को और बता दूं मैं, कि कल से लेके ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है, मैं इस चैनल पे 4-4 घंटे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के मैराथन लेने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे, ठीक है? इस चैनल पे नहीं, इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे मैं लेने वाला हूँ मैराथन सेशन। टाइमिंग होगा आपका 9 बजे से लेके 1 PM, ठीक है? जैसे कल 9 बजे से लेके 1 बजे तक सुबह मैं डिस्कस करूंगा आइगन फंक्शन। 4 घंटे में आइगन फंक्शन की पूरी डिटेल, जितनी कन्फ्यूजन है सब दूर करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत सारे शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा मैं आपको आइगन फंक्शन से रिलेटेड। अगर आपने जेड ट्रांसफॉर्म वगैरह वाली क्लासेस करी होती तो वहाँ पे मैंने आपको 1-2 कॉन्सेप्ट जरूर बताए थे आइगन फंक्शन से रिलेटेड, उसी को हम लोग थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप का डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग बीच में नाइक्विस्ट का डिस्कशन। तो ऐसे 5 सेशंस मैंने रखे, मैं उसका शेड्यूल आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप देखना अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन रह गया तो आप आके उस सेशंस को अटेंड कर सकते हो, ठीक है? तो ये कल से स्टार्ट होगा, सैटरडे तक चलेगा, आई थिंक संडे तक चलेगा, और इलेक्ट्रिकल जंक्शन चैनल पे होगा सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिकल जंक्शन चैनल पे चलेगा, समझ गए ना सभी लोग? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ इसका आंसर बता दो यार सभी लोग। मैथ्स अच्छे से नहीं हुआ तो यार मैथ्स में ना मैंने क्या कहते हैं इसको, क्रैश कोर्स में ना मैंने पूरा का पूरा मैथ्स कवर करा रखा है यार, जल्दी जल्दी ज़रूर देख लो। जो भी आपके पास बचे हुए हैं 10-12 दिन बचे हुए ना, 10 डेज़ बचे हुए, तो कोशिश करो आप 2-2 घंटे करके भी एटलीस्ट मैथ्स का एक ओवरव्यू लेके चले जाओ ना। जितने मैंने, जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैंने सिर्फ 3 क्लास में कवर कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्लास में कवर कर दिया, तो अगर आप वो क्रैश कोर्स भी देख के जाओगे ना तो भी आपसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस लग जाएंगे यार, ठीक है? तो छोड़ के मत जाओ। आप फॉर्मूले भी देख के जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके भी, तो भी ठीक ठाक लेवल पे आप पहुंच जाओगे। मतलब देखो लास्ट दिन जब तक एग्जाम है ना तब तक एफर्ट मारो यार, हार नहीं मानना चाहिए, है ना? जब तक आपका लास्ट डे है ना तब तक आप एफर्ट मारो। देखो हमेशा ना वहाँ से कुछ लर्निंग लेके जाओगे, तो जब आप अगली बार एग्जाम दोगे ना तो आपको पता रहेगा कि यार ये चीज़ मैंने सीखी थी पिछली बार। कितने लोगों का आंसर है? 11 आ रहा है, 11 विच इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है? ओके, आप यूट्यूब पे ही प्रेजेंट है, अगर आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आप प्लस पे भी देख सकते हो, और यूट्यूब पे भी मैंने करा रखा है, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सर्च करिए। अगला क्वेश्चन, ये क्या दे रखा है? चलो पढ़ो अगला क्वेश्चन जो भी दे रखा है, सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड सिलेबस में नहीं यार, हटा दिया गया सिलेबस से, ठीक है? देखो मैथ्स में सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है यार, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर आप चाहो तो मतलब ऑर्डर ऐसा रख सकते हो जिससे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। आप वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पहले पढ़ लो, फिर कैलकुलस पढ़ो, फिर लीनियर अलजेब्रा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर प्रोबेबिलिटी, ठीक है? ऐसा। देखो प्रोबेबिलिटी तो यार, प्रोबेबिलिटी तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, 11th-12 से। तो प्रोबेबिलिटी मतलब एक इंट्यूशन होता है, जिसको प्रोबेबिलिटी आती है उसको आती है, जिसको नहीं आती उसके लिए मैंने तरीका यार ऑलरेडी बता रखा आप लोगों को, कुछ कुछ अपने सेशंस में तरीके बता रखे हैं। जैसे अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे तो 80% क्वेश्चन बेस्ड होते हैं कॉइन, डायस, कार्ड और बॉक्सेस पे। तो अगर आप ये कॉइन, डायस, कार्ड एंड बॉक्सेस के बेसिक क्वेश्चन कर लो, 10% क्वेश्चन आपके बेस थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, आपके जो 5% क्वेश्चंस होते हैं वो रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड होते हैं, बाकी 5% क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो किस्मत की बात होती है, अगर स्ट्राइक किया तो लगा, नहीं किया तो नहीं लगा। बाकी ये जो 95% वाला पोर्शन है ना, उसको आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो यार। 50 कॉइन के क्वेश्चन लगा लो, 50 डायस के, 50 कार्ड के, 50 बॉक्सेस के, तो ये वाला पोर्शन मजबूत हो गया। बेस थ्योरम सबको बचपन से ही आता है, बेस थ्योरम आप कहीं से भी पढ़ लो, सिंपल से तरीके होते हैं, मैंने भी पढ़ा रखा है क्लास में। तो ऐसे करके आप
कैटेगराइज कर सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी का मास्टर नहीं बनना, ना ही जेई लेवल की प्रोबेबिलिटी आती है, तो थोड़ा स्मार्टली उसको हम लोग लेके चलते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ लो यार, पढ़ लिया सभी ने? ओके ठीक है, प्रोबेबिलिटी में एक जेनेरिक प्रिपरेशन करके जाते हैं ना, अगर नहीं आता तो छोड़ देंगे क्वेश्चन, और क्या इतना क्या लोड लेना। चलो देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रखा है, द टू साइड्स ऑफ अ फेयर कॉइन आर लेबल्ड एज 0 and 1, ठीक है। द कॉइन इज टॉस्ड 2 times इंडिपेंडेंटली विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट m and n denote the labels corresponding to the outcome of these tosses, ठीक है। फॉर अ रैंडम वेरिएबल x डिफाइंड एज मिनिमम ऑफ m, n with the expected value of x is, तो ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है वैसे तो मुझे, फिर भी कर लेते हैं सॉल्व। तो ये बोल रहा है m and n डिनोट्स द लेबल, तो यहाँ पे m कर लेते हैं, यहाँ पे n कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर आप कॉइन टॉस करोगे, अगर आप कॉइन टॉस करोगे तो कॉइन टॉस करने से मिलेगा क्या आपको, देखो ये बोल रहा है ना कॉइन इज टॉस्ड 2 times और 2 sides ऑफ द फेयर कॉइन आर लेबल्ड एज 1 and 0। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डेटा आपके लिए लिख देता हूँ, फेयर कॉइन, ठीक है। तो फेयर कॉइन को उसने एक साइड को लेबल कर रखा है 0 से, एक साइड को उसने लेबल कर रखा है 1 से, ऐसे ही तो कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलो अब उसके बाद जब आप कॉइन को टॉस करेंगे, तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो मिलेगा क्या आपको, 0 0 मिलेगा, 0 1 मिलेगा, 1 0 मिलेगा, 1 1 मिलेगा, ऐसे तो कुछ मिलने वाला है। तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो कॉइन या तो दोनों कॉइन्स पे 0 0 मिलेगा, या तो 0 1 मिलेगा, या तो 1 0 मिलेगा, या तो 1 1 मिलेगा, इतना तो हमको पता है। अब उसके बाद वो क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि ये जो m और n है ये क्या डिनोट कर रहे हैं, दे आर डिनोटिंग द लेबल्स करेस्पॉन्डिंग टू द आउटकम्स ऑफ दोज टॉसेस, और लेबल उसने क्या बना रखा है 1 and 0, है ना। इसका मतलब इस केस में अगर ये दोनों 0 0 आते हैं तो m कितनी वैल्यू ले लेगा 0, n कितनी वैल्यू ले लेगा 0, ये कितनी ले लेगा 0, ये 1, ये 1 ले लेगा, ये 0, ये 1 ले लेगा, ये 1। तो पहले तो इस चीज़ को समझो यार सभी लोग, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो पहले इस चीज़ को सभी लोग समझ लो कि यहाँ पे उसने क्या बोल रखा है, 2 सिक्के थे आपके पास, ठीक है, आप दोनों सिक्के उछालोगे तो अगर 0 0 आया तो वही बोल रहा है कि जो लेबलिंग उसने मेंशन कर रखी है ना, वो एक सिक्के की उसने मेंशन कर रखी है m, दूसरे सिक्के की मेंशन कर रखी है n। तो सिमिलर तरीके से अगर ये 0 0 आते हैं, इसका मतलब m वाला जो सिक्का है वो 0 वाला लेबल ले लेगा और n वाला भी 0 का लेबल ले लेगा, बस वो नाम अलग अलग बोल रहा है जो फर्स्ट कॉइन है उसकी लेबलिंग में m से डिनोट करता हूँ, सेकेंड वाले की लेबलिंग में n से डिनोट करता हूँ। फिर रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन में क्या मैंशन कर रखा है, रैंडम वेरिएबल उसने मेंशन कर रखा है मिनिमम ऑफ m, n। तो देख लो इसमें से मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 0 0 1, प्रोबेबिलिटी 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 1/4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है आपका xi, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi, या फिर अगर आप इसी को थोड़ा एक्सपैंड करके लिखो तो आप लिख सकते थे 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अच्छा तीनों बार 0 ही आ गया, फिर तो ये 0 0 से कैंसिल आउट ही हो जाएंगे सारे, एक बार आ जाएगा 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो आंसर आपको फाइनल कितना मिल जाना चाहिए 1/4, ठीक है। तो 0.25 इसका आ जाना चाहिए आंसर। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक हो जाता है, ठीक है। FFT एंड DFT बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार शुभम, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है ना। तो देखो मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ उसको करने का। FFT और DFT मैंने अभी उम्मीद वाले बैच में ना 1 घंटे में, सॉरी FFT तो नहीं, 1 घंटे में मैंने DFT और DTFS को दोनों को लिंक करके करा रखा था। तो 1 घंटे में वो लेक्चर देख लो, और जितने EC में क्वेश्चन पूछे गए, मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए, वो 4-5 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, समझ गए ना। देखो मतलब एंड टाइम पे यार, देखो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, एंड टाइम पे आप जितना पढ़ चुके हो उतना ही रिवाइज करके जाओ अच्छे से, ठीक है। बट अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक लगता है जो 1-आधे घंटे की मेहनत से सीखा जा सकता है, तो वो टॉपिक्स में जरूर थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। अगर कोई पूरा का पूरा चैप्टर ही है जो आपने नहीं पढ़ा है, जैसे आपने किसी ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही नहीं पढ़ा या फूरियर ट्रांसफॉर्म ही नहीं पढ़ा, तो छोड़ दो। बट जो छोटे मोटे चैप्टर्स है ना, जिनको थोड़ा सा मेहनत करके सीखा जा सकता है 1 घंटे 2 घंटे में, उनको ज़रूर पढ़ के जाओ, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन यार, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इसके लिए भी मैं आपको देता हूँ 1 मिनट। और देखो सबसे ज़रूरी चीज़ यार, है ना, बिल्कुल लोड लेके मत जाओ एग्जाम में। जितना आपने साल भर पढ़ना था पढ़ लिया, मान लो नहीं पढ़ा साल भर तो गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम दो उसके बाद इंप्रूव करना। तो ये टाइम
पुरानी बातें सोचने का नहीं कि आप पुरानी बातें सोच रहे हो और उसको सोच सोच के अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि यार मुझे पढ़ लेना चाहिए था, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, या जो लोग पढ़ चुके हैं वो ये सोच के परेशान है यार मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सब चीज़ें भूल जाओ यार, है ना, कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती। अल्टीमेटली ये मैटर करता है कि एक दिन गेट का एग्ज़ाम होगा, वो अच्छा होगा, एवरेज होगा, किसी किसी का ख़राब भी होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी दुनिया चलती रहेगी, आप भी चलते रहोगे, फिर से वही सारी चीज़ें होंगी, फिर आपको कुछ नई लर्निंग्स मिलेंगी, उनको लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हमेशा जो भी नए चैलेंजेस आते हैं ना, उससे अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर मत डाला करो कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर डाल रहे हो कि यार मुझे करना ही करना है। या जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की पिछले 2-3 महीनों में या 3-4 महीनों में, अब वो गिल्टी फील कर रहे हैं कि यार मुझे पढ़ना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, उसका कुछ हो नहीं सकता ना। तो टाइम निकल गया, आगे जो टाइम बचा होगा ना उसमें वो गलतियाँ सुधारिए, फिर से अगर वही गलती कर रहे हो तो आप पीछे ही रह जाओगे। तो लोड मत लो, मतलब एफर्ट अपना पूरा डालो, फिर उसके बाद छोड़ दो बाकी भगवान के ऊपर। चलो अगला क्वेश्चन करो। बट एफर्ट यार डालना चाहिए ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि एफर्ट आपको डालना चाहिए हर काम में। जो भी काम आप करते हो यार, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कुछ भी करोगे उसमें आपका एफर्ट तो लगने ही वाला है ना। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप कल को किसी जॉब में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, अपना कुछ खुद का काम करोगे तो आप एफर्ट नहीं डालोगे। तो एज ए स्टूडेंट भी वो हैबिट डालनी चाहिए हमें कि जो भी आप काम करो ना वो पूरी शिद्दत से करो, 100% दो, उसमें रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, उसको छोड़ दो। आना होगा अच्छा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, आगे बढ़ेंगे, आगे की दुनिया फिर से वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, फिर वही सारी चीज़ें होने लगेंगी जो आपके साथ पहले होती थी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, और देखो यार लाइफ बहुत बड़ी होती है ना और बहुत चैलेंजिंग होती है। तो ये गेट वेट जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ये आपकी बहुत बड़ी लाइफ के बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो शायद अभी आप ये बात नहीं समझोगे, बट जब जैसे जैसे आप धीरे प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, आप भी किसी ना किसी फील्ड में ज़रूर सक्सेसफुल होगे, आगे जाके गेट में सक्सेसफुल हो सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुल होगे, तो आपको पता चलेगा यार कि गेट, ईएससी, टेक्निकल एग्जाम्स ये आपकी बहुत बड़ी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आप इनसे घबराने लगे यार, तो आगे चल के जो बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे ना, उनको आप कैसे फेस करोगे। चलो देखते हैं, y = 2x - 6। तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत सिंपल है प्रिपरेशन करना। कमरे में बैठे हो, घर से पैसे आ जा रहे हैं, आराम से तैयारी करो, और कोई काम होना ही नहीं चाहिए। आगे चल के आपके ऊपर ना 50 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, फिर तो आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। चलो अच्छा, क्वेश्चन में अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करते, तो आप देखो y और x एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। तो y और x एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो a इंटरसेक्शन b है ना, इसको अलग अलग मत लिख देना, इस वजह से मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं अंदर ही डालता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, इंटरसेक्शन x > 5, ठीक है। तो देखो मेरे ख्याल से इसके बाद तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो जाना चाहिए इसके बाद, x > 5। अब ऊपर से आपको मिल जाएगा 13/2, मतलब ये बोल रहा है इंटरसेक्शन आपको लेना है 6.5 से ज़्यादा का और 5 से ज़्यादा का। तो ऑब्वियसली ये 6.5 से ही ज़्यादा होगा, और नीचे वाला आपका 5 से ज़्यादा होगा, है ना। अब x देख लेते हैं। x एक रैंडम वेरिएबल है जो -2 से 10 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो -2 से लेकर 10 तक आपने इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये हो गया 1/12। अब एक प्रॉबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी जो 5 से ज़्यादा है, एक प्रॉबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी जो 6.5 से ज़्यादा, ठीक है। तो 1/12 1/12 तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए 3.5 डिवाइडेड बाई 5 से जो ज़्यादा होगा इट विल बिकम 5। सो दिस शुड कम आउट टू बी, ऐसा कुछ आना चाहिए। चेक करिए और बताइए तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ से, 1.7। प्रोबेबिलिटी 1.7 कैसे आ जाएगी यार, 0.7 आना चाहिए ना, चेक करो। तो आंसर भी बताते रहो यार सभी लोग, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाना चाहिए 0.7। यही पूछा था क्वेश्चन में या कुछ और पूछा था, y < 7 एंड x > 5। अच्छा, यहाँ पे मैंने x > 5 6.5 का कैलकुलेट कर दिया, तो एक्चुअल आंसर जो आना चाहिए यहाँ से जो बनना चाहिए 0.3 आ जाना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x < ≤ 6.5 इंटरसेक्शन विद x > 5, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी यार मैंने थोड़ी सी उल्टी लिख दी, इसको सही कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 5, ठीक। तो इस इनइक्वालिटी के हिसाब से आंसर ये आएगा
यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आ जाना चाहिए 0.3। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको 5 से लेके 6.5 के बीच का ही एरिया कैलकुलेट करना, तो आपको मिल जाता है 1.5 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आंसर मिलता है 1.5 डिवाइडेड बाई 5। समझ गए ना दोनों ही कैलकुलेशन को? तो आई थिंक दोनों कैलकुलेशन को आप लोग समझ गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन लेके आएंगे ना, तो इंटरसेक्शन से ये आपका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बनना चाहिए। ये वाला एक्सप्रेशन बेसिकली मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है यहाँ से जो मैंने कैलकुलेशन की है, तो जस्ट एक इनइक्वालिटी की मिस्टेक मेरी साइड से। बट अगेन अगर आप सिंपल तरीके से इनइक्वालिटी कैलकुलेट करो तो एक बोल रहा है कि 5 से ज़्यादा जाना है, दूसरा बोल रहा है 6.5 से कम जाना है, तो 1.5/12 यहाँ से मिल गया, नीचे से तो आपको 5/12 भी मिलेगा, तो 1.5/5 0.3 आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके ओके फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो यार, इसका आंसर बताओ सभी लोग, चेक करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यार आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। ज़रा देखो, रोल्स थ्योरम आप स्पेशल क्लास में जाके पढ़ सकते हो यार। ठीक है, मैंने तो नहीं पढ़ा है रोल्स थ्योरम, एक बार आप स्पेशल क्लास में जाके सर्च करना, बहुत सारे टीचर्स हैं, ज़रूर किसी ना किसी ने रोल्स थ्योरम वहाँ पे पढ़ा रखा होगा। तो जल्दी से यार ये क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो और इसका आंसर बता दो। पी और क्यू दो रैंडम इवेंट्स दे रखा, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। तो मैं बता रहा था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, चलो देखते हैं। पूछ रखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पूछ रहा है सच कौन सा है। तो पहला वाला तो गलत ही दिख रहा है, क्योंकि अगर कोई भी दो रैंडम इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ के इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशंस आपस में बराबर होते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस क्यू। इसका भी कोई लॉजिक तो है नहीं, है ना, इसका तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ अगर यूनियन वगैरह से थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना चाहो आप तो आप ये लॉजिक लगा सकते हो, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। अब ये प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से कम होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो आप इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मान लो लिखना भी हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, तो ये आपको मिल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू प्लस -1। चेक कर लो, तो जस्ट मैं उसको इधर लेके चला गया, 1 को इधर लेके चला गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू -1। यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे -1 लिख देता ना तो सेकंड वाला भी करेक्ट हो जाता, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। समझ गया ना सेकंड वाला कैसे आपका मैंने कॉम्प्रीहेंड किया, चेक कर लो। तो ये दोनों अलग अलग है। ठीक, तो सेकंड वाला ज़रा एक बार मुझे बता दो कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये मैंने किया क्या। जस्ट मैंने ये लिखा है एक्सप्रेशन, ये तो बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन है, इसको कर दिया लेस देन और इक्वल टू 1 और थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करके यहाँ तक पहुँचे। सी वाले पे पहुँचो, ये बोल रहा है इफ़ पी एंड क्यू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट। बिल्कुल गलत बात है, ये तो हो गई इंडिपेंडेंसी की बात, जबकि जब भी आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन हमेशा कितना होना चाहिए, 0, है ना। तो जब भी दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा कितना मिलता है, 0। इसका मतलब सी वाला भी गलत, तो डी सही हो जाना चाहिए। अच्छा डी का प्रूफ अगर आप देखना चाहो, क्या बोल रहा है, पी इंटरसेक्शन क्यू लेस देन और इक्वल टू पी। अगर डी को प्रूफ करना चाहें तो बेस तो मेरे ख्याल से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रूफ हो जाना चाहिए। क्यू बाई पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इंटरसेक्शन पी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, और प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इज लेस देन और इक्वल टू पी इंटू पी। आई थिंक यही लास्ट ऑप्शन दे रखा है, चेक करके देखो, यस ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसको मैंने प्रूफ भी करके आपको दिखा दिया। इसको प्रूफ करने के लिए सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाइए और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने के बाद उसको लेस देन और इक्वल टू 1 कर लो, क्योंकि किसी भी तरह की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से कम होती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन यार, आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ए से बी के बीच में, ठीक है, कोई भी रैंडम वेरिएबल है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ए से बी के बीच में, तो उसका वेरिएंस कितना हो जाता है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। वेरिएंस उसका हो जाता है b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो जिसको नहीं याद है वो इसको याद कर लो, काफ़ी पॉपुलर फॉर्मूला और जनरली सबको याद ही होता है। तो b माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 12
ये माइनस ए से ए के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे आपका सिग्मा स्क्वायर कितना मिल जाएगा, सिग्मा स्क्वायर आपको मिलेगा 2a का होल स्क्वायर बाई 12, या फिर ये आपको मिल जाएगा a स्क्वायर बाई 3। अब देखो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस ए से ए के बीच में, तो मीन कितना हो जाएगा इसका 0। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स स्क्वायर। माइनस ए से ए के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीन तो आपका हो गया 0। मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ से a स्क्वायर बाई 3। तो क्वेश्चन में शायद RMS वैल्यू पूछा है, RMS वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपली इसका अंडर रूट कैलकुलेट कर लो, आंसर आपको मिल जाना चाहिए a बाई रूट 3। ठीक, ओके। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हमेशा बेस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं और कोई और सिंपल, बेस थ्योरम अलग होता है यार, बेस थ्योरम अलग चीज़ होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अलग चीज़ होती है। ठीक है, बेस थ्योरम को आप बोलते हैं इन्वर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या बेसिकली उसको इन्वर्स प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो आई होप ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, और इसी बहाने ये फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत याद हो गया, और आप ये देख भी रहोगे कि अगर ये माइनस ए से ए के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मीन इसका कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाया है यार। ठीक है, तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाओ, इसी प्लेलिस्ट में जाओ और मैथमेटिक्स का सिग्नल सिस्टम का क्रैश कोर्स ढूंढो और वहाँ पे लाप्लास जाके पढ़ लीजिए। ओके, चलो यार ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पिछला क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया? ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाना चाहिए, जिन लोगों को कभी फॉर्मूला पता होगा तो उनसे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है, चलो चलो यार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ज़रा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल -1 to 1, देन द प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ x, y इज लेस देन 1/2। मैं जल्दी से आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, ज़रा देख लो, बहुत सिंपल सा और बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ इसको। पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x, y लेस देन मे बी सम r, लिख लेते हैं। ठीक है, लेस देन सम r। अब ज़रा ध्यान से समझो यहाँ पे सभी लोग, यार सभी लोग ध्यान से समझिए, जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया हो ना, जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया हो तो यहाँ पे हमेशा उसका उल्टा साइन ढूंढना। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे लेस देन। आप इसको हमेशा लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन r इंटरसेक्शन y लेस देन r। ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में कर लेना मल्टीप्लाई। सिंपल सा मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ, जिनको नहीं पता है वो सुन लो, हालांकि स्पेशल क्लास पे ये समझाया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ x, y ग्रेटर देन r, तो आपने देखा यार यहाँ पे तो साइन सेम ही, मतलब मैक्सिमम और ग्रेटर देन को जनरली हम साथ में एसोसिएट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे था मैक्सिमम और यहाँ पे ग्रेटर देन था, मतलब यहाँ पे अपने लिए कोई काम की चीज़ नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया करो, पहले लेस देन का साइन जनरेट किया करो। तो आप लिखोगे 1 - p मैक्सिमम ऑफ x, y लेस देन r। समझ गए ना? बाकी इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। मैक्सिमम के साथ हमेशा आप कौन सा साइन एसोसिएट करते हो, लेस देन साइन। मतलब अगर मैक्स लिखा हुआ है तो हमेशा उसके साथ लेस देन का साइन एसोसिएट कर लेना। आइए ज़रा देखते हैं नेक्स्ट वाले पे। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो मिनिमम ऑफ x, y ग्रेटर देन r, तो मिनिमम के साथ हमेशा हमें कौन सा साइन चाहिए, उल्टा साइन उसका। मिनिमम और ग्रेटर देन जनरली वी एसोसिएट एज ऑपोजिट। तो बस यहाँ पे x ग्रेटर देन r इंटरसेक्शन y ग्रेटर देन r इंडिपेंडेंट होंगे तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू p इंटू पी भी कर लेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपसे पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ x, y लेस देन आर, तो यहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मिनिमम और लेस देन लिखा हुआ है। तो पहले 1 माइनस लगा के मिनिमम के साथ कौन सा साइन लेके आ जाओ, ग्रेटर देन का साइन। समझ गए सभी लोग? एक बार मुझे कंफर्म कर दो कमेंट सेक्शन में अगर आप ये लॉजिक समझ गए तो जब भी आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वाला क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जाए ना किसी भी एग्जाम में, तो हमेशा मिनिमम के साथ कौन सा साइन जनरेट करना, हमेशा ग्रेटर देन। मैक्सिमम के साथ कौन सा साइन जनरेट करना, हमेशा लेस देन। अगर नहीं है तो 1 माइनस का सहारा लेके ऐसा करिए। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ x, y इज लेस देन हाफ। तो मैक्सिमम के साथ लेस देन का साइन है, अपना काम चल जाएगा। आप लिख सकते हो इसको प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन हाफ इंटरसेक्शन y लेस देन हाफ। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ते तो क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर रखा था कि x और y कैसे रैंडम वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट। अगर ये रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो।
तो हमें मल्टीप्लाई कर लेना x लेस देन हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन हाफ। ठीक है, x और y दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है -1 से 1 के बीच में। तो अगर -1 से 1 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो मैंने x का PDF बना दिया, तो ये वैल्यू चेक कर लो कितनी मिल जाएगी आपको 1/2। इसमें बोल रहा 1/2 से कम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट हो गया 1/2, ये प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करो तो ये पूरा का पूरा पॉइंट कितना मिलेगा आपको 3/2। मल्टीप्लाई कर लो 3/2 इंटू 1/2, आपको एक की प्रोबेबिलिटी अगर 3/4 मिली, दूसरा भी सिमेट्रिकल है, आंसर आ जाना चाहिए 9/16। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसी में बहुत सारे केसेस आप बना लेना, आप खुद से जाके सॉल्व कर लेना कि मैक्सिमम ऑफ x, y ग्रेटर देन 1/2 होगा तो आंसर कितना आएगा, मिनिमम ऑफ x, y ग्रेटर देन 1/2 हो तो कितना आएगा, मिनिमम ऑफ x, y लेस देन 1/2 हो तो आंसर कितना आएगा। तो ऐसे करके आप डिफरेंट केसेस बना सकते हो। बाकी मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया कि आपके दिमाग में हमेशा यही चलना चाहिए कि मिनिमम के साथ हमेशा ग्रेटर देन का साइन लेके आओ और मैक्सिमम के साथ हमेशा लेस देन का साइन जनरेट करो कैसे भी करके। करेक्ट? चलो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। सो विद इन 1 मिनट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू क्रैक दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है x और उसका PDF दे रखा है। PDF देने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक तो mod x लेस देन 1 दे रखा है और एक दे रखा है आपको 1 से लेके 4 के बीच में। ठीक है, तो देखो यहाँ से तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि mod x लेस देन 1 का मतलब ये तो हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। इसको कैसे ब्रेक करते हैं? जब भी देखो mod x किसी भी रेंज में होता है ना, एक तो ये दिख ही जाएगा आपको और एक इसी का जस्ट उल्टा कर लिया करो। ठीक है, तो जब भी आपका mod x कहीं भी a से b के बीच में हो ना, ऐसे, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आप यहाँ से 2 चीज़ें लिख लिया करो। एक तो ये a से b के बीच में आ जाएगा, दूसरा -b से -a के बीच। ठीक, तो ये लॉजिक आप चाहो तो जब भी यूज़ कर सकते हो। चलो देखो इस क्वेश्चन में, फिर तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। आपसे पूछ रहा 0.5 से लेके 5 के बीच में। चलो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ तो मेरे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ओके, चलिए ये मैं बना लेता हूँ इसका PDF। इसका PDF अगर आप बनाओगे तो देखो -1 से 1 के बीच में 0.2 और 1 से लेके 4 के बीच में 0.1, यहाँ पे भी ऐसा कुछ। तो ये आपका एक स्टेयर केस बन गया। ये हो गया 1 से 4 0, -1 से -4, ये वाला लेवल आपका हो जाएगा 0.1, ये लेवल हो जाएगा 0.2। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा 0.5 से 5 के बीच की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी। तो प्रोबेबिलिटी पूछा आपसे, PDF मेंशन कर रखा है, आपके दिमाग में जो पहला वर्ड आना चाहिए वो आना चाहिए एरिया। तो मैं यहाँ पे 0.5 से लेके 5 तक का एरिया कैलकुलेट कर दूँगा, तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, बस अब ये एरिया कैलकुलेट करो। ये लेंथ आपको दिख रही है 1/2 और हाइट आपको कितनी दिख रही है 0.2, प्लस ये यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दिख रहा है 4 और ये कितना दिख रहा है 0.1। आंसर कितना आ जाना चाहिए 1/2। आगे आंसर। मॉड ग्रेटर देन ए हुआ तो बता देता हूँ। जब भी देखो मॉड ग्रेटर देन ए होता है तो इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन ए एंड एट द सेम टाइम x लेस देन -a। ठीक है, तो ये मॉड ग्रेटर देन ए पे ऐसा कुछ होता है। ठीक, चलो तो ये तीनों इनइक्वालिटीज़ याद रखा करो। एक तो मॉड x लेस देन ए, मॉड x a से b के बीच में, और अगर मॉड x ग्रेटर देन ए हो गया इसका मतलब x की वैल्यू a से ज़्यादा होगी या तो x की वैल्यू -a से कम होगी। ये तो कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो कि बेसिकली अगर ये -a से कम होगा ना तो मॉड लेने पे आपका a से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो x की वैल्यू -3 है, आपने मॉड लिया तो 3 हो जाएगी, x की वैल्यू -3.5 और मॉड लिया तो 3.5 हो जाएगी। तो जैसे ही आप मॉड लेते हो ना तो -a और a आपस में कोरिलेट हो जाते हैं। करेक्ट? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो यार। इस तरीके का एक क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें मल्टीपल कैलकुलेशंस आपको करनी है। ओके, चलो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे ना ए और बी के वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक वैल्यू तो कुछ और दिया ना, यहाँ से आ जाएगी। एक वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से और एक वैल्यू PDF का एरिया 1 करके निकाल लेना। जब भी PDF में 2 अननोन्स दे रखे हो, किसी पर्टिकुलर PDF में 2 अननोन्स दे रखे हो,
तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन तो हमेशा एरिया इक्वल टू 1 पुट करने से आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन के लिए क्वेश्चन में कोई दूसरा डेटा ज़रूर मेंशन किया होगा। ठीक है, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलिए, आई होप सभी ने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को एटलीस्ट। चलो सबसे पहले तो क्या कर देते हैं, इसका एरिया 1 कर देते हैं। देखो कितना सिंपल इसका एरिया 1 करना, 0 से 1 के बीच में a प्लस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे मिलेगा आपको ax प्लस बी बाई टू इक्वल टू 1। ये तो पहली इक्वेशन मुझे डायरेक्ट यहाँ से दिख रही है। सेकेंड इक्वेशन में बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपका हो जाएगा 0 to 1 x इंटू ए प्लस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू 2/3। इसको कैलकुलेट करते हैं, ax हो जाएगा ax स्क्वायर बाई 2, तो ये a बाई 2 प्लस ये हो जाएगा आपका बी एक्स क्यूब बाई 3 मतलब b बाई 3 इक्वल टू 2/3। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 4। तो दो इक्वेशन बने आपके पास, 3a प्लस 2b इक्वल टू 4। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो चेक कर लेना। और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो b की वैल्यू तो यहाँ से दिख रही है 0 और a की वैल्यू यहाँ से दिख रही है क्वेश्चन तो ठीक रखिए ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैलकुलेट किया तो ax स्क्वायर बाई 2 बी एक्स क्यूब बाई 3, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 4। यहाँ से ठीक तो है। ए और बी कैलकुलेट करो, कंसिस्टेंट क्यों नहीं आ रहा है। चेक कर लीजिए, दिस इज द वैल्यू दैट यू शुड गेट, करेक्ट। तो a इक्वल टू 0 b इक्वल टू टू आप सभी लोगों को मिलना चाहिए। तो यहाँ से देखो pdf की वैल्यू कितनी बन जाएगी, a 0 हो गया, ये pdf आपको मिल जाना चाहिए 2x। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में पूछ के रखा प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन 0.5। तो बताइए ज़रा, ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0.5 का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 0.5 से कम में आपको क्या कैलकुलेट कर लेना, एरिया। कम कितना जाओगे, वैसे तो मुझे -∞ टू 0.5 जाना चाहिए, बट pdf आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर दोगे आप, 2x dx। तो इवेंचुअली आपको यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर 0 to 1/2 एंड मे बी यू विल गेट दिस आंसर एज 0.25। ठीक है, ठीक है ना यार। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन और जो क्वेश्चंस में आपको दिया रहता है ना कि एक इक्वेशन है वो डिफरेंशिएबल है, तो जब भी ऐसा दिया रहता है कि इक्वेशन डिफरेंशिएबल है तो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूटी वाली उसमें कंडीशन लगाते हो ना। एक तो वो, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि कंडीशन एक ही दी रहती है बट इक्वेशन दो बन जाती है। कंडीशन आपकी दिया रहता है सिर्फ डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूस अपने आप हो जाता है। वैसे यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ मेंशन कर दिया, पीडीएफ मेंशन करने के बाद एक कंडीशन यहाँ पे मेंशन की, तो दूसरी कंडीशन बाय डिफॉल्ट आपको पिक कर लेनी चाहिए फ्रॉम द एरिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये सारे क्वेश्चन ना सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, कोई दिमाग नहीं लग रहा है। इस वजह से जो रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना वो आपसे बहुत आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। चलो जल्दी ट्राई करो और इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन में एक पीडीएफ दे रखा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 0 पे पूछना चाहता है। तो सबसे पहले आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, a की वैल्यू पूछ ही रहा क्वेश्चन, चलो यहाँ पे भी उसने आपकी हेडेक आसान कर दी। तो ये दो चीज़ें पूछ रहा है, a की वैल्यू पूछ रहा है और पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो यार, वही एरिया 1 करते हैं। जब आप इसका एरिया 1 करोगे तो देखो ये 0 to इन्फिनिटी जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 3/2/3।
ये मिल जाएगा a/4 इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू तो यहाँ से आ जानी चाहिए 2। चेक कर लो ज़रा यार। अब ये इंटीग्रेशन वगैरह डायरेक्ट होने चाहिए आपसे, को दिख रहा है ना। जब 0 से इन्फिनिटी लेके जाओगे तो सिर्फ ये 3 नीचे आएगा, बाकी तो सब 0 हो जाएगा। यहाँ -∞ से 0 लेके जाओगे तो सिर्फ 4 यहाँ से नीचे आएगा, और टोटल एरिया 1 करना है। तो जब आप एरिया 1 करोगे तो a की वैल्यू आपको मिल गई 2। करेक्ट, ठीक है यार, ओके। चलो सो वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन यार, सभी लोगों को वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। क्वेश्चन में पूछा प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन 0, तो -∞ टू 0। अब -∞ टू 0 में आप देखोगे ये वाला सेगमेंट तो कभी इंक्लूड होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। दिस सेगमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग टू इन्फिनिटी, और ये वाला जो सेगमेंट है ये -∞ से 0 के बीच में लाई कर जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो 2 × e⁴x एंड u-x लिखो या नहीं लिखो, लिमिट तो ऑलरेडी आप उसी की लगा के चल रहे हो। आंसर यहाँ से मिल जाएगा 1/2, दिख रहा है ना, 2/4 आंसर मिल जाना चाहिए 0.5। करेक्ट। तो कोई ऐसा ऑप्शन है a की वैल्यू 2 और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2। तो आप देख रहे होगे ना ऐसे क्वेश्चंस में कहीं पे भी कोई दिमाग लग ही नहीं रहा है। मतलब हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा आपको टाइम लगे। अब मैं कैलकुलेशन इसलिए जल्दी कर पा रहा हूँ क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली देख के विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन होगा क्या। अगर आपने भी उतनी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपसे भी ज़्यादा कैलकुलेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक, ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी तो मैंने वो सारे ही क्वेश्चंस को ऐसे कंबाइन करके लिया है ना, ताकि आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो जाए और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिव्यू भी हो जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी निकालिए। चलो यार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो फटाफट। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है पर्सन डिसाइड्स टू टॉस अ फेयर कॉइन रिपीटेडली अंटिल ही गेट्स अ हेड, ही विल मेक एट मोस्ट 3 टॉसेस। मतलब बोल रहा है 3 बार टॉस करेगा और अगर उसको हेड मिल जाएगा तो वो रुक जाएगा। तो या तो पहली बार हेड मिलेगा, या तो पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या तो पहले दोनों बार टेल और तीसरी बार हेड। तो एक सिंपल सा इसका सैम्पल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, बनाए इसका सैम्पल स्पेस। तो ये बनना चाहिए इसका सैम्पल स्पेस। यही बोल रहा है पर्सन डिसाइड्स टू टॉस अ फेयर कॉइन रिपीटेडली until he gets a head, he will make at most 3 tosses। ठीक है, let the random variable y denotes the number of heads। तो यहाँ पे y लिख लो 1 1 1। आपको कैलकुलेट करना वेरिएंस ऑफ y, तो आपको कैलकुलेट करना सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट कर लो यार यहाँ से, इसमें क्या है। तो सबसे पहले अगर मान लो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कैलकुलेट करना है तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, 1 × प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितनी, अच्छा मैं फॉर्मूला लिख दूँ क्या आपके लिए, ये लीजिए वाई जे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू वाई जे। तो यहाँ पे देखो वाई कौन कौन सी वैल्यूज ले रहा है, 1 × प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस 1 × प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस 1 × प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1। ठीक है, चलो तो इस y इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। दूसरे वाले y इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तीसरे बार y इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/8। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 7, 7/8 यहाँ से मिलेगा। ये तो आपको मिला एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ठीक है, वैसे अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना होता तो भी आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। मेरे ख्याल से वो सेम ही आ जाना चाहिए क्योंकि वाई की वैल्यू तो 1 है। अब भी देख लेते हैं। तो ये आपको मिलेगा वाई जे स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू वाई जे। फिर से वही करो, वाई की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 1। तीनों वाई इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है क्योंकि तीनों अलग अलग सिनेरियोज में आ रहे हैं ना। ये वाला वाई इक्वल टू 1 तब आ रहा है जब एक बार हेड है, ये वाला वाई इक्वल टू 1 तब आ रहा है जब टेल फॉलोड बाई हेड है, ये वाला वाई इक्वल टू 1 तब आ रहा है जब 2 टेल फॉलोड बाई हेड है। तो यहाँ से भी सेम कैलकुलेशन करोगे, आपको आंसर मिल जाना चाहिए 7/8। यहाँ पे पुट कर दो, आपको मिलेगा 7/8 माइनस 49/64।
तो ये हो जाएगा 56 और 7/64 आपका आना चाहिए आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, 7/64 एक ऑप्शन आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो 7/64 आपको मिल जाना चाहिए। ठीक, कोई बोल रहा है सर सो जाओ यार, आज दिन में सो लिया था ना, तो आज मैं दिन में सो गया था, इस वजह से मैं रात में जग रहा हूँ। तो अगर मेरी वजह से आपको जगना पड़ रहा है यार, तो आई एम सो सॉरी, बट पढ़ लो थोड़ा। अगर पढ़ने आए हो और अगर सोने आए हो तो यू आर फ्री टू स्लीप, नो बडी स्टॉपिंग यू। चलो ये क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, और देखो टीचर के लिए सबसे लास्ट क्या होता है, टीचर तो चाहते ही ना कि स्टूडेंट कभी खुश ना रहे। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप कभी खुश ना रहें, आप रात भर जगें, दिन भर जगें, हमेशा पढ़ते रहें। चलो देखो, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू है, बताइए कौन सा ट्रू। E1 एंड E2, ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट वगैरह पूछा ही है क्वेश्चन में। ओके, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, सी ट्रू दिख रहा है। E1 इंटरसेक्शन अगर E2 कैलकुलेट करोगे 1/5 डिवाइडेड बाई E2, सी ठीक है। ठीक है ना, आ गया समझ में? चलो सी, बिल्कुल सही बात है यार, इंजीनियर्स का दिमाग रात में अच्छा काम करता है। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। मतलब एटलीस्ट यार सुबह 5 बजे उठ के तो कोई नहीं पढ़ सकता ना, बट अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले, देखो अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है ना, तो यार आप जल्दी सोने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका पेपर सुबह है। ठीक है, तो आप अभी से जल्दी सोने की आदत डाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। चलिए देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा है कंसिडर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद दिस पीडीएफ। तो ये तो एक ट्रायंगुलर पीडीएफ आ गया 1 माइनस मॉड टी का। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज, स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन। इलेक्ट्रिकल वालों का जिनका भी गेट का एग्जाम सुबह होगा ना, एटलीस्ट यार एटलीस्ट एक हफ्ते पहले ज़रूर अपना रूटीन आप चेंज कर लेना, और 6 बजे उठने की आदत डाल देना। जितने बजे उठ के आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो एटलीस्ट एक हफ्ते पहले ट्राई टू चेंज योर बायोलॉजिकल साइकिल सो दैट योर माइंड इज़ अकोमोडेटेड विद रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपका दिमाग ऐसा नहीं रहे कि सोता रहे। चलो, तो उस टाइम पे काफ़ी सिली मिस्टेक्स होती हैं। ये दे रखा है बेसिकली, इसने क्या मेंशन किया यार, ये अगर देखो आपने थोड़ा बहुत सिग्नल सिस्टम पढ़ा होगा, तो ये यही तो मेंशन कर रहा है, और क्या कर रहा है। अब 1 माइनस मॉड टी का ग्राफ बनाना सबको आता है, -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ मैंने बना दिया। ये बन गया आपका एफ ऑफ टी, तो ये उसने पीडीएफ मेंशन कर दिया 0, और ये वैल्यू कितनी मेंशन कर दी 1। चलो ये पीडीएफ मेंशन किया। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। अच्छा, ट्रायंगुलर पीडीएफ का अगर आपको कभी मीन कैलकुलेट करना हो ना, चलो मैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये लो, तो कभी भी ट्रायंगुलर पीडीएफ का आपसे मीन पूछे ना, मीन आप हमेशा निकाल सकते हो a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ए और बी आपके क्या होते हैं, एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, तो ये आपके होते हैं एक्सट्रीम एंड्स, और बी आपका क्या होता है, जहाँ पे पी का कर करता है। ठीक है, तो जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं उसको पिक करो, और जहाँ पे पी का कर करता है उसको पिक करो, तीनों को आपस में ऐड करो तो आपको मीन मिल जाएगा। चेक करिए, यहाँ पे एक्सट्रीम एंड्स आपको दिख रहा है माइनस, पी का कर रहा है 0 पे, +1 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से आपको मीन मिल जाता है 0। तो कोई भी ट्रायंगुलर पीडीएफ दे रखा हो, उसका मीन आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब मीन 0 आ गया, इसका मतलब जो इसका वेरिएंस होगा वो हमेशा किसके बराबर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। चेक कर लीजिए और बताइए। ठीक है, चलो अब मैं इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने का भी एक तरीका आपको समझा देता हूँ। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए डिवाइडेड बाई 18। ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी से रिलेटेड सारे टर्म 0 हो जाएंगे, माइनस ए बी करोगे तो -1 डिवाइडेड बाई 18। तो ये आपको मिलेगा 3/18 या फिर 1/6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो वेरिएंस आपने निकाल दिया 1/6, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाएगा 1/26।
तो ये दो शॉर्टकट्स आप चाहो तो याद रख सकते हो ये, बट सेकेंड वाला शॉर्टकट तभी लगाना ना जब आपका फंक्शन इवन भी होगा, ठीक है। जब ये इवन होगा तभी ये वाला लगाना, इवन इन द सेंस कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ऐसा होगा ना फिर नहीं लगेगा, इधर -1 इधर 3। तो बेसिकली वर्टिकल लाइन के अबाउट ना दोनों हिस्सा सिमेट्रिक होना चाहिए, फिर ये रिजल्ट आप लगा सकते हो, समझ गए। तो किसी भी वर्टिकल लाइन, नॉट एग्जैक्टली वाई एक्सिस, कोई भी बीच में एक वर्टिकल लाइन हो जिसके अबाउट अगर ये ग्राफ सिमेट्रिक है तो आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन में कीवर्ड ये है, तो बेस्ड ऑन दिस कीवर्ड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो तो बेस्ड ऑन कीवर्ड ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखो जब भी ट्रायंगुलर पीडीएफ होता है ना, मीन निकालने के लिए a + b + c / 3 कर लो, जहाँ पे a और b एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और बीच में अगर कोई c मेंशन कर रखा है तो वो पॉइंट ले लेना जहाँ पे आपका p का कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए a² b² c² -ab -bc -ca/3 ये तभी लगाना जो आपका ट्रायंगुलर पीडीएफ किसी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए तब, करेक्ट। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रखा है इंडिपेंडेंट, तो पहला तो ठीक है इंडिपेंडेंट होने के लिए, दूसरा वाला भी ठीक है। तो जब भी दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमेशा वो अनकोरिलेटेड भी हो जाते हैं। जब भी दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमेशा अनकोरिलेटेड भी हो जाते हैं, और जब दो रैंडम वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड होते हैं तो उनका कोवेरियंस 0 हो जाता है। बाकी वेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना होता है, अगर आप वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई कैलकुलेट करें तो ये आपको क्या मिलता है, वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, है ना। असल रिजल्ट तो यही होता है कि अगर आपको कैलकुलेट करना है वेयर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो सिग्मा y² निकालोगे तो सिग्मा x² को z कर लेते हैं, ठीक है। तो ये z कर लो तो ये मिलेगा सिग्मा x² प्लस सिग्मा y² प्लस 2 टाइम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। बट क्योंकि इंडिपेंडेंस दे रखा था तो ये कोवेरियंस आपका 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी थर्ड वाली भी ट्रू है। क्वेश्चन में फॉल्स पूछ रहा है, आखिरी वाला गलत है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x² इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर, ये गलत है। लिखना भी है तो ऐसा लिखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y², ठीक है। लिखना भी है तो आप ऐसा लिखो, बट आप ऐसा नहीं लिख सकते कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x मीन निकालने के बाद स्क्वायर नहीं करना, मीन स्क्वायर्स का आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, ये तो खैर आप कर ही लोगे, इसमें तो कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बताओ। स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम नवंबर, तो ठीक है ना, एक दो मॉक तुम भी दे दो यार। मुझे नहीं लगता मॉक वगैरह से कुछ होता है, ठीक है। मतलब होता है, बहुत कुछ होता है, बट ऐसा नहीं है कि मॉक नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो लोग दे रहे हैं ऑब्वियसली उनका इंप्रूवमेंट होता है, बट जो लोग नहीं भी देते हैं, बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं जिन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिया तब भी वो लोग अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। जैसे हम लोगों ने भी कभी कोई टेस्ट वगैरह तो दिया ही नहीं, तब भी सारे के सारे एग्जाम निकल गए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप टेस्ट दीजिए, एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट इनफ, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग करेक्ट प्रिपरेशन, तो ज़रूरी नहीं कि आप टेस्ट दीजिए। तो ऐसा कोई वो डिमोरलाइजिंग फैक्टर है नहीं। चेक करिए और आंसर बताइए। डी ऑप्शन क्या पूछ रहा है इसमें, among the 4 normal distributions which of the following functions is having lowest variance। तो देखो वेरिएंस क्या होता है, दो तरीके से आप इस चीज़ को जज कर सकते हो, ठीक है। वेरिएंस आपका बताता है स्प्रेड, तो जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा वेरिएंस होगा। तो आप खुद देखो कि अगर ऐसा कुछ मैंने बना दिया तो ये स्प्रेड तो कम हो गया ना, इसका मतलब ये पीक वैल्यू बाहर चली गई। तो अगर मैं इसी को ऐसे पुश कर दूंगा तो ये ऊपर वाली चीज़ बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब जिसका पीक ज़्यादा होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसी चीज़ को आप फॉर्मूले से भी चाहो तो जस्टिफाई कर सकते हो। ये होता है फॉर्मूला 1/√2 पाई सिग्मा x² e⁻⁻x - μx² डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा x²। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि जितनी ज़्यादा पीक वैल्यू करोगे सिग्मा x आपका उतना कम होता जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीक किसका दिख रहा है आपको, इसका। तो जाहिर सी बात है इसका स्ट्रेंथ जो होगा, मतलब इसका जो स्ट्रेच होगा वो सबसे कम होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो आप सिंपल सी चीज़ ऐसे याद रखो ना, जिसकी पीक ज़्यादा होती है उसका जो डेविएशन होता है वो हमेशा कम रहेगा, उसका स्प्रेड हमेशा सबसे कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन, सभी लोग बता सकते हैं इसका आंसर।
तो यार देखो इस क्वेश्चन को और कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। देखो जब भी पीडीएफ की बात होती है ना, तो पीडीएफ में हम एम्पलीट्यूड की बात नहीं करते यार, है ना। पीडीएफ में एम्पलीट्यूड या फिर पीडीएफ में बैंडविड्थ की बात नहीं होती। चलो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, आई होप एवरीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y इंटरसेक्शन x डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। तो y इंटरसेक्शन x जब आप कैलकुलेट करोगे तो x इंटरसेक्शन y या y इंटरसेक्शन x more or less they are same and probability of x is mentioned as 1/4, so obviously the answer is coming out to be 1/3 which is C option, ठीक है। तो हर किसी ने ये ऑप्शन सही किया होगा, C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं भी नहीं दिया हुआ। तो किसी भी बुक में अगर आप देखोगे ना, तो सॉल्यूशन कहीं भी ढंग से दिया नहीं गया, जबकि ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व भी किया जा सकता है। ओके चलो देखो, ट्राई करो यार इस क्वेश्चन को। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड इन द सेंस क्योंकि इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं दिया ना, इस वजह से वेरी गुड क्वेश्चन। अदरवाइज दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन वंस यू नो द प्रोसेस। सो एज लॉन्ग एज यू नो द प्रोसेस you can understand that this is going to be very easy question. क्वाइंस वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए हैं। क्वाइंस वाले क्वेश्चंस, बेस्ड थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन, डायस बेस्ड क्वेश्चन, बॉक्सेस बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। तो आप क्रैश कोर्स में जाइए, ऑलरेडी वी हैव डन दैट क्वेश्चन। ओके फाइन, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोल रखा है x1 एंड x2 आर एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। मतलब अगर x1, चलो मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे, अच्छा y भी मेंशन कर रखा है, चलो ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा x1 का रैंडम वेरिएबल है, x1 जो रैंडम वेरिएबल है उसका जो पीडीएफ होगा दैट इज लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स ux, ऐसा माना जा सकता है। चेक कर लो यार सभी लोग, है ना, ऐसे ही तो होता है रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल का। वैसे ही जो x2 मेंशन कर रखा है उसको मैं मान लेता हूँ म्यू e टू द पावर माइनस म्यू x2 और ये ux2। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर x आपका होता है एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, x अगर एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है तो इसका पीडीएफ क्या हो जाता है, पीडीएफ होता है इसका लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स ux। ux का मतलब सिर्फ और सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये एग्जिस्ट करना चाहिए, करेक्ट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। देखो यार और मुझे समझाओ अगर इसमें कोई डाउट है आपको, तो कोई डाउट नहीं। चलो देखो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2, ठीक है। तो आप यहाँ से बताना ज़रा मुझे कि ये जो y मेंशन कर रखा है यहाँ पे, अगर मैं इसका CDF कैलकुलेट करता तो इसका CDF कैसा मिलता है मुझे, CDF मुझे मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y लेस देन और इक्वल टू स्मॉल y। कैपिटल Y की वैल्यू कितनी मेंशन कर रखी है, मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2 लेस देन और इक्वल टू y। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि मिनिमम के साथ साइन हमेशा कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन। तो ये मिनिमम है, ये लेस देन है, इसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते तो हम 1 माइनस लगाएंगे यहाँ पे एंड विल राइट दिस थिंग एज मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन y, करेक्ट। अब तो दोनों को अलग अलग कर सकते हो ना, तो आपने कर दिया x1 ग्रेटर देन y इंडिपेंडेंट से, तो मैंने कर दिया x2 ग्रेटर देन y। एटलीस्ट यहाँ तक मुझे नहीं लगता समझने में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए।
तो हमने एटलीस्ट y का CDF तो कैलकुलेट कर लिया। तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ रुकूंगा, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। चेक करिए और बताइए। फाइन, चलो तो एक बार ज़रा यहाँ पे चेक करके देखो, क्या ये fy ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन y और x2 ग्रेटर देन y सबको समझ में आया? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट एंड वी कैन एटलीस्ट कॉम्प्रीहेंड कि यहाँ पे मिनिमम के साथ हमेशा किसका साइन लगा हुआ था, लेस देन का साइन लगा हुआ था। तो मिनिमम के साथ लेस देन को तो हम प्रोसेस कर नहीं सकते, तो हमने मैक्सिमम का साइन लगाने के बाद दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में होपफुली इंडिपेंडेंट दिया होना चाहिए, यस, तो क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो मैंने एक ही स्टेप में दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। किसी को कोई डाउट ऐसा करने में? चलो अब इसको वापस से मैं CDF के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो जल्दी से यार सभी लोग बता दो जिनको समझ में आ रहा है। देखो तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर आप थोड़ा सा बस सोचें, क्योंकि देखो आपको पता है कि f(x1 ऑफ y इज़ व्हाट, और देखो जो कम्युनिकेशन वगैरह के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो EC वाले ना, उनके लिए ये बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन होगा, क्योंकि जब आप रैंडम वेरिएबल्स वगैरह पढ़ते हो ना तो इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ तक तो हर कोई आसानी से समझ सकता है। ठीक, ओके, चलो चलिए अब ये पॉइंट हम लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। तो ये 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा और आपको अल्टीमेटली मिलेगा f(x1y) प्लस f(x2y) माइनस f(x1y) f(x2y). सो लेट मी वेट हियर। चलो यहाँ तक जिसको जो नहीं समझ में आया वो पूछो, मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है? तो जो नहीं समझ में आया वो भी बताइए, सिर्फ ये मत बोलिए कि समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया वो भी आपको बताना है मुझे। तो सिंपल सी चीज़ मैंने क्या की, सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था ना, इसको जस्ट मैंने प्रोसेस किया। ये एक CDF मेंशन किया था, मिनिमम ऑफ x1, x2 लेस देन और इक्वल टू y कर दिया। यहाँ से वही चीज़ मैंने की जो थोड़ी देर पहले एक सिंपल से क्वेश्चन में मैंने आपको समझाई थी, फिर इस चीज़ को मैंने CDF के फॉर्म में वापस से एक्सप्रेस कर दिया। एटलीस्ट हम लोगों ने यहाँ तक CDF कैलकुलेट कर लिया। फाइन, ओके। चलो पहले तो बताओ इस स्लाइड पे जितना लिखा हुआ उसमें कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये पहला वाला जो स्टेप है इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। ठीक है, रही बात इस वाले साइड की, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको मैं दोबारा CDF के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, और ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया इसको मैं दोबारा CDF के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो एक बार आप प्रोसेस पिक कर लोगे ना, फिर क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो बोलो। वाई वी टेक कैरियर सिग्नल ऑलवेज साइनसॉइडल, ये किसने बोल दिया कैरियर सिग्नल को हमेशा साइनसॉइडल लेते हैं? पल्स ट्रेन भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट जब भी आप डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करते हो तो वहाँ पे जो आपके कैरियर्स होते हैं ना, वो आपके पल्स ट्रेन के फॉर्म में आ जाते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलो देखते हैं। तो यहाँ से जो fy ऑफ y आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है f(x1 ऑफ y) प्लस f(x2 ऑफ y) माइनस f(x1y) f(x2y). ठीक है, अब मुझे PDF चाहिए था तो मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा f(x1y), CDF को डिफ्रेंशिएट करने से PDF मिल जाता है, और यहाँ पे लगा लेना बाई पार्ट्स। ठीक है, तो CDF और PDF का एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। चलो, तो मैंने यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा दिया क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो जब मैं कैपिटल F को होल्ड करूँगा तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वाले कैपिटल F को होल्ड करोगे तो दूसरा वाला PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई। अब सिर्फ आप मुझे ये बता दो, अगर आपको इसका PDF पता है तो आप इसका CDF कैलकुलेट कर लोगे? देखो ज़रा, अगर मान लो मैंने आपको ये मेंशन कर रखा है f(x) ऑफ x इक्वल टू लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 एल्सवेयर। ठीक है, अब इसका आपको CDF कैलकुलेट करना है। तो CDF कैलकुलेट करने के लिए आप PDF को क्या करते हो, इंटीग्रेट। तो -∞ टू x आप इसको इंटीग्रेट करोगे, बट ये लिमिट आपको 0 से x तक ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको मिल जाएगा लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x dx, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाना चाहिए 1 माइनस
((-λx), क्योंकि लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा और जब आप लिमिट डालोगे तो आपको मिल जाना चाहिए 1 ((e⁻⁻λx) फॉर x ग्रेटर दैन 0 और फॉर ux। ठीक है, चेक कर लो इसको, करेक्ट। ओके, तो आपको यहाँ से मिलना चाहिए 1 ((e⁻⁻λx)। चलो ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं और फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं एफ वाई ऑफ वाई की, तो फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं एफ वाई ऑफ वाई के, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं। पहला तो है लैम्डा e⁻⁻λ वाई, दूसरा आपको मिलेगा म्यू e⁻⁻μy, ये मैंने लिखा। फिर यहाँ पे देखते हैं CDF और PDF का है मल्टीप्लिकेशन, तो ये मिलेगा लैम्डा e⁻⁻λy 1 माइनस म्यू, म्यू तो नहीं आ रहा है तो ये आ जाएगा 1 माइनस e⁻⁻μy माइनस म्यू e⁻⁻μy 1 माइनस e⁻⁻λ। चेक कर लीजिए, मैंने जो जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की ना, जस्ट ये सारी वैल्यूज़ उठा के मैंने यहाँ पे पिक करी। अब यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो e⁻⁻μy, तो ये वाला मेरे ख्याल से तो कैंसिल हो जा रहा है और ये आपको मिल रहा है लैम्डा e⁻⁻λ प्लस म्यू वाई। बाकी यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू e⁻⁻μy प्लस म्यू e⁻⁻λ प्लस म्यू वाई। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर, तो ये आपके हो गए कैंसिल आउट। बचा क्या आपका यहाँ से लैम्डा e⁻⁻λ प्लस म्यू वाई प्लस म्यू e⁻⁻λ प्लस म्यू वाई। इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो क्योंकि एक टर्म तो कॉमन दिख रहा है, तो आपको मिलता है लैम्डा प्लस म्यू e⁻⁻λ प्लस म्यू वाई। चलो अब देखो इस चीज़ को पूरा का पूरा आराम से समझो, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए इसमें, क्योंकि हर एक पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि खासकर जो ईसी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम से रिलेटेड क्वेश्चन वो हमेशा पूछ ही रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप वापस से दोबारा देखना शुरू करो तो आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझने के लिए था ही नहीं। जैसे कि मान लो जहाँ तक रही मिनिमम वाली बात, तो मिनिमम वाली बात को तो आप पहले ही समझ चुके हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको समझाई कि जब भी आपको कोई भी अनयूजुअल एक्सप्रेशन दिया रहे, जैसे मिनिमम दिया रहे, मैक्सिमम दिया रहे या कुछ ऐसा दिया रहे जिसका आपको PDF डायरेक्टली निकालना नहीं पता, तो आप हमेशा CDF से शुरुआत करिए। अब मुझे पता था कि मैं मिनिमम ऑफ x1, x2 का PDF डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मैंने पहले क्या निकाला इसका CDF। जब CDF निकाला तो CDF के थ्रू मेरा एक यहाँ तक पार्ट बन गया। अब इसको भी मैंने जब CDF में कन्वर्ट किया तो यहाँ तक तो हम आग बंद करके पहुँच सकते थे। रही बात आगे के कैलकुलेशन की, तो आगे के कैलकुलेशन के लिए आपको बस पता होना चाहिए कि अगर एक्सपोनेंशियल PDF दे रखा है तो CDF होता कितना है, क्योंकि जो फाइनल एक्सप्रेशन आपने कैलकुलेट किया उस फाइनल एक्सप्रेशन में आपको PDF तो मिल ही रहा है, PDF के साथ साथ CDF के भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बस मैंने लास्ट में सारे के सारे वैल्यूज उठाई और यहाँ पे रख दी, और लास्ट में अगर आप देखो तो जो y का PDF आ रहा है उसका नेचर भी आपको कैसा दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है सभी को। चेक करो, और इसका मीन कितना मिल जाएगा आपको, अगर आप इसका मीन कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिल जाता है 1/λ प्लस म्यू या फिर 1/6। लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, क्वेश्चन में दे ही रखा होगा। तो मीन दे रखा है 1.5, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है 2, और 1/म्यू की वैल्यू मेंशन कर रखी है 0.25, मतलब म्यू की वैल्यू मेंशन कर रखी है 4। तो यहाँ से आंसर आपका मिल जाता है 1/6। तो ऑप्शन क्या आ जाता, ए ऑप्शन। चेक करो और बताओ, ठीक है, ठीक। चलो देखो यार, मैं कितनी बार ये चीज़ बता चुका हूँ, आप लोग बार बार यार आ जाते हो। फिर से मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। अगर देखो आपको लगता है कि आपके एक कमेंट से या आपके कुछ कलरफुल स्टेटमेंट से मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, तो इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ मैं, और ना ही कोई इतना कमज़ोर होता है जो इतने बड़े स्टेज पे आता है, ठीक है। तो वैसे इतना स्ट्रगल कर चुके हैं, वैसे इतने बुरे बुरे शब्द सुन चुके हैं, इससे ज़्यादा धक्के खा चुके हैं, तो आपके ये छोटे मोटे स्टेटमेंट से और इन छोटी मोटी चीज़ों से अगर तुम सोचो मुझे डिस्टर्ब कर लोगे या कुछ कर लोगे, तो मे बी यू आर वेस्टिंग योर टाइम, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। देखो यार, इतने कमज़ोर तो नहीं होंगे ना यार, इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो इतने वीक तो नहीं होंगे कि कोई कुछ बोलेगा और हम उस पर रिएक्ट कर देंगे या वो हमें डिस्टर्ब कर देगा, है ना। मतलब कितना
आप सोच सकते हो ना किसी का स्टेटमेंट मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि मुझे आके वो डिस्टर्ब कर दे, इतना तो एटलीस्ट हम लोग पहुँच ही चुके हैं, इस लेवल पे दिमाग थोड़ा बहुत डेवलप तो हो ही गया है, ठीक है। तो बाकी जो लोग पढ़ने वाले लोग हो यार वो लोग बताओ, बाकी जो लोग घूमने आए वो लोग घूमो यार, तब तक क्या कर सकते हैं। चलो खैर हाँ प्लस पे लेंगे यार मैथ्स की क्लास, ठीक है, सही टाइम आने पे लेंगे, बट अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो मैथ्स की क्लास होगी, चिंता मत करो। तो पहले तो बताओ, फिर से मैं समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन यार, देखो ज़रा इस क्वेश्चन को समझ लो, इस क्वेश्चन को समझ लो, पहले पहले थोड़ा सा इसको एब्जॉर्व कर लो। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो जो भी स्टेज पे आता है ना, जैसे खासकर जो जो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मान लो इंडिया की टीम अगर एक मैच हार जाती, फॉर एग्जांपल एक मैच हार गई, जैसे पहले मैच में 36 पे ऑल आउट हो गई, तो सारे लोग क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाते हैं, सब समझाने लगते हैं यार ऐसे खेलना चाहिए था, ऐसे नहीं खेलना चाहिए था, मतलब आपने बिल्कुल हावी हो गए सारे प्लेयर्स के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि जो प्लेयर होता है, जैसे मान लो जो विराट है या जो भी है, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, उनको आपकी बात से कोई फ़र्क पड़ता होगा क्या? 1% फ़र्क नहीं पड़ता। या जैसे मान लो कोई पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन कभी अच्छा काम करता है, कभी ख़राब काम करता है, तो आपको क्या लगता है आप उनको कुछ अच्छा या बुरा या कुछ बोलोगे तो उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो ऐसे डायनेमिक जॉब्स होती हैं ना, जहाँ पे आप हर सेकंड जज किए जाते हो, जैसे क्रिकेटर हो गया, फिल्म स्टार्स हो गए, टीचर्स हो गए, खासकर ऑनलाइन टीचर्स हो गए, जो हर एक सेकंड पे जिनको जज किया जाता है, हर एक सेकंड पे वो अंडर रडार होते हैं, तो दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टैकल दीज सिचुएशंस। इसमें उनकी गलती नहीं है जो लोग आके बीच बीच में कुछ बोलते हैं या फिर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो हर डोमेन में होता है ना, जितने भी डायनेमिक जॉब्स आप करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप फिल्म स्टार हो, आप सिंगर हो, आप कोई यूट्यूब पर्सनैलिटी हो, तो दीज आर वेरी डायनेमिक जॉब्स वेयर यू हैव टू बी कैपेबल इनफ टू टैकल विद दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस, क्योंकि ये भी एक तरीके का पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप नॉर्मल पढ़ाते रहोगे और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो दिस इज समथिंग विच यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होगा और होना भी चाहिए, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट कई सारे लोग जो पहली बार आते हैं वो सीखते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनके अंदर भी क्षमता डेवलप होती है। सो दिस इज पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द डायनेमिक जॉब यार, यू कैन नॉट इग्नोर इट, नीदर यू कैन रिमूव इट, है ना, कुछ कर नहीं सकते इसका, ये चलता है, चलता आ रहा है, चलता रहेगा, इस पर किसी का कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो इस इज बेटर दैट यू मैनेज दीज सिचुएशंस वंस यू आर इन दैट पर्टिकुलर जॉब, या तो फिर उस जॉब में आओ ही नहीं। चलो खैर ज़्यादा फिलॉसफी हो गई। अब इस क्वेश्चन को देखो, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं और दोबारा समझते हैं, ठीक। ईएससी नॉन टेक का एक शेड्यूल बैच करवा दीजिए। ईएससी नॉन टेक चल तो रहा है, सेम चैनल पे जाओ, अभिषेक सर ने स्टार्ट किया है। ईएससी नॉन टेक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, गेट के बाद और थोड़ा फुल फ्लेजेड स्टार्ट होगा, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला ऑलरेडी चल रहा है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले बैचेस ज्वाइन करो। अभी अंकित सर ने उसमें फिजिक्स स्टार्ट किया है, पल्लव सर ने स्टार्ट किया, अविनाश सर ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये 3 लोग स्टार्ट कर चुके हैं, 1 और 5 से मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, और फिर पूरा फुल फ्लेजेड एआई की तैयारी करते हैं। रही बात नॉन टेक की, तो ऑलरेडी यूट्यूब पे आपका नॉन टेक का बैच चल रहा है, करेक्ट, ठीक है। चलो मैं फिर से ये क्वेश्चन समझा देता हूँ यार, एक बार ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले उसने x1 और x2 का पीडीएफ दे रखा था और पूछ रहा था इसका पीडीएफ बता दो, यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में x1 और x2 का पीडीएफ आपको मेंशन कर रखा था, ठीक बात है। आपसे y का पीडीएफ पूछ रहा था विच इज रिप्रेजेंटिंग मिनिमम ऑफ x1, x2, ठीक है। अब अगर y का वो पीडीएफ जानना चाहता है, अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में दे भी रखा है एक्सपोनेंशियली, नॉर्मली काइंड ऑफ, इसका मतलब वो y का पीडीएफ जानने में इंटरेस्टेड है। बट हम y का पीडीएफ इतनी आसानी से तो निकाल नहीं पाते, तो जब भी आपके पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आता है जहाँ से पीडीएफ निकालना थोड़ा मुश्किल हो ना, तो सीडीएफ के थ्रू अप्रोच करो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इसका सीडीएफ निकाला। सीडीएफ को डिफाइन करना आसान होता है, y को हमने लिखा मिनिमम लिखने के बाद हमें पता था कि ये मिनिमम और लेस देन साथ में तो जाते नहीं है, तो हमने 1 माइनस मिनिमम करके इसको ग्रेटर लगा दिया। अब ग्रेटर लगाने के बाद x1 और x2 दोनों इंडिपेंडेंट थे, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अलग अलग लिख दिया, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इधर तो सीडीएफ ऑलरेडी था आपका, राइट साइड वाले को भी सीडीएफ के फॉर्म में लिख दिया। उसमें क्या गलत किया, राइट साइड वाले को भी मैंने सीडीएफ के फॉर्म में लिख दिया, एक इसको, है ना, तो दोनों को मैंने सीडीएफ के फॉर्म में लिख दिया। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाले एक्सप्रेशन तक पहुंचने में आपको बिल्कुल भी ट्रबल नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट इसके बाद भी नहीं होना चाहिए जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना यार, तो देखो ये वाला सीडीएफ तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, ये वाला सीडीएफ भी किस में कन्वर्ट हो गया, पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे 2 सीडीएफ का मल्टीप्लीकेशन था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली पीडीएफ मल्टीप्लाइड बाई सीडीएफ का कॉम्बिनेशन आपको मिलना चाहिए था, जो कि मिल भी रहा है ना। चलो अब आपके पास क्या पता चला,
कि मेरे पास जो गॉसियन जो एक्सपोनेंशियल पीडीएफ थे वो तो थे, तो एक्सपोनेंशियल का सीडीएफ कैलकुलेट कर लो, ये एफएक्स था, यहाँ से मैंने सिंपल तरीके से सीडीएफ आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, सारी वैल्यूज यहीं पे रखो, मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएंगे और आपको दिख ही रहा है ऐसे मीन कितना मिल जाएगा आपको 1/λ प्लस में। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्सपोनेंशियल ही रहा, बट मीन जो आ गया आपका वो आ गया 1/λ प्लस। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.